सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी होम गार्ड की नई भर्ती का जीके लेकर आई हूँ, जो कि यूपी जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आपको जितना भी देखने को मिलेगा वो सारे यूपी जीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी जीके जो होता है ना, जितना भी आप यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे यूपी होम गार्ड हो गया, ठीक है ना, या फिर जो है आप लेखपाल का देख ले, यूपी ट्रिपल एस सी, ये सारे से जो होता है ना, ये सारे एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यूपी जीके से। इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज यूपी जीके का आप जितना ज्यादा हो सके चीजों को पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहता है और इसका बहुत बड़ा योगदान, अगर आप इसकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यूपी जीके का, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना है। बट ये है ना कि इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि प्लीज आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगी, ताकि यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं वर्ष 1947 तक। तो वर्ष 1947 तक कांग्रेस के कितने अधिवेशन हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। 9 अधिवेशन जो थे वो उत्तर प्रदेश में आयोजित थे। अब यहाँ पे मैं आपको 9 अधिवेशन लिखकर लिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये 9 अधिवेशन कब कब हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये जितना पॉइंट लिखाऊंगी सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1888 में हुआ था, ठीक है ना, 1888 में हुआ था कांग्रेस का। दूसरा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि 1892 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1899 में, ठीक है, 1899 में। अब यहाँ पे से मैं चौथा लिखा रही हूँ, ठीक है। चौथा कब हुआ था? तो चौथा हुआ था 1905 में। पांचवा हो गया 1905 के बाद याद रखिएगा 1910। छठा याद रखिएगा 1916, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 1925, 1925। और आठवां आपको याद रखना है 1925 के बाद हो गया 1936 और 46, 1936। और नौवां याद रखिएगा 1946, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो 1888 में जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। अभी जो इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है ना। इलाहाबाद जो कि उस समय था, अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिख दी हूँ, बार बार नहीं लिखाऊंगी, ठीक है। दूसरा अधिवेशन भी 1892 में जो हुआ था वो इलाहाबाद में ही हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो 1905 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बनारस में, ठीक है। छठा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद। उसके बाद जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1916। 1916 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1916 में जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। 1925 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 1925 जो हुआ था वो हुआ था कानपुर में। 1936 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये हुआ था लखनऊ में। और 1946 की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था मेरठ में। तो ये टोटल 9 हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे लिखाऊंगी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जॉर्ज यूले, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हुआ था इलाहाबाद में, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है।
अब आ जाते हैं ये 1905 में। तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे शॉर्ट छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, गोखले। ठीक है। इसके बाद जो 1910 में जो हुआ था वो किसने? सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है ना? सर बेडनबर्ग सिर्फ मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना? बेडर बर्न, थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ा, ठीक है। 1916 में जो हुआ था वो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो कि ये लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसके बाद 1925 में जो हुआ था इस ये किसने? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू, ठीक है। मैं पूरा लिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो 1936 का है तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं 1936 का लिखाऊंगी एंड देन फिर आपको जो है 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी उसके बारे में लिखाऊंगी। तो ये जो है याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आचार्य जे बी कृपलानी, ठीक है ना? जे बी कृपलानी। ये जो मैं लिखाई हूँ ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस का 9वां अधिवेशन हुआ था, कब-कब हुआ था, कहाँ-कहाँ हुआ था, कौन-सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और किस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो उत्तरांचल के गठन के बाद देखिए, ये जो है इसका उत्तर प्रदेश अलग हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश अलग हुआ था यानी कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? उत्तरांचल बना था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कौन सा बना था? नया राज्य बना जिसका नाम क्या था? उत्तरांचल। ठीक है। तो ये उत्तराखंड है जिसका 2010 में नाम बदलकर 2010 में 2010 में नाम बदलकर क्या हुआ था? वो नाम बदलकर उत्तराखंड। 2010 में नाम बदलकर क्या हुआ था? उत्तराखंड रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जब इसका गठन हुआ था, उत्तरांचल का गठन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा जो थे उसमें कितना ये बच गया था? तो याद रखिएगा 403, ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब इसका गठन नहीं हुआ था तब इस इसमें जो था वो कितना था? 425 था, ठीक है। टोटल जो था वो 425 था विधानसभा क्षेत्र से। इसमें से जो है ना 22 सीट जो हुआ था वो क्या हुआ था? 22 विधानसभा क्षेत्र जो है ये नए राज्य में चले गए, ठीक है। तो कितना हो गया? 403, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कितना चला गया था तो याद रखिएगा ये जो 22 है ना, ये विधानसभा क्षेत्र नए राज्य में चले गए थे। नए राज्य में चले गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में अभी उत्तर प्रदेश सीट कितनी है, तो ये भी लिख लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। तो देखिए, तो लोकसभा में कितनी टोटल सीट है? तो लोकसभा में टोटल 80 सीट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, जो कि सबसे ज्यादा है।
इसके बाद राज्यसभा से 31 होता है, विधानसभा से तो यहाँ पे मैं बता दी हूँ कि 403 है, ठीक है। विधानसभा से 403 है, और विधान परिषद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपसे विधान परिषद पूछता है, विधान परिषद, ठीक है, तो विधान परिषद से कितना होता है, तो विधान परिषद से है 100, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सी पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, या फिर समान पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, सरावर पक्षी विहार की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार से जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका नाम जो बाद में इसका नाम क्या रखा गया है। पहले तो ये नवाबगंज पक्षी विहार था, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम पक्षी विहार है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम पक्षी विहार, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ना लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, ठीक है ना। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, 27, ठीक है ना, NH 27, NH 27 पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये यूपी के उन्नाव जिला में, ठीक है ना, यूपी के कौन से जिले में, यूपी के उन्नाव जिले में स्थित है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, और बाद में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, नाम बदल कर, नाम बदल कर, ठीक है। तो नाम बदल कर क्या रखा गया था, नाम बदल कर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है इसका नाम रखा गया है। नवाबगंज पक्षी विहार अब नहीं है, ठीक है। शहीद शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे समान पक्षी विहार, तो समान पक्षी विहार जो है ये आपको याद रखना है, ये है आपके मैनपुरी में, ठीक है। ये कहाँ है, मैनपुरी। और इसकी यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में ना स्थापना लिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में जो है 1990 में जो है ये क्या हुआ था, ये हुआ था स्थापना। तो यहाँ पे जो मैं लिखाऊंगी ना ये स्थापना लिखाऊंगी। इसके बाद जो है अगर मैं सूर सरावर पक्षी की बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ है, तो ये है ना सूर सरोवर है, ठीक है, सूर सरोवर। तो सूर सरोवर जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये यूपी के आगरा जिले में, ठीक है, यूपी के आगरा में है, आगरा में, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि इसे वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था, तो 1991 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। 1991 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन-कौन से हैं? तो तांबा और ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, या फिर ऑप्शन सी रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो स्टोन है जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, और डोलोमाइट, ये जो है ना प्रमुख खनिजों में शामिल है। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना खासकर यूपी के कौन से इसमें पाए जाते हैं, तो सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके सोनभद्र सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो लाइमस्टोन है ना, जो चूना पत्थर, इसका उपयोग किसमें होता है? तो याद रखिएगा इसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि लाइमस्टोन का उपयोग लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? चूना पत्थर। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको लिखाने वाली हूँ लाइमस्टोन का उपयोग। ठीक है? तो इसका उपयोग किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा डोलोमाइट का जो प्रयोग होता है वो स्टील हो गया, काँच हो गया, या फिर जो रसायन उद्योग हो गया ना उसमें होता है। ठीक है? तो ये तो मैं लाइमस्टोन के बारे में लिखाई हूँ। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा डोलोमाइट। ठीक है? तो डोलोमाइट के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसमें स्टील, काँच, स्टील, काँच और रसायन उद्योग में किया जाता है। रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, और ये उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख खनिज होता है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको लिखा रही हूँ जैसे कोयला। तो कोयला जो होता है वो यूपी के कहाँ पाया जाता है, ये बताइए। ठीक है? कोयला हो गया। इसके बाद अगर मैं लौ अयस्क की बात करूँ, तो लौ अयस्क जो है यहाँ बहुत ही सीमित मात्रा में इसे कह सकते हैं कि यूपी में मिलता है। ठीक है ना? लौ अयस्क वगैरह जो हो गया। ये जो है कोयला का याद रखिएगा, कोयला जो है ये भी यूपी के सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है? और ये बहुत सीमित मात्रा में, ये ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? ये कितना पाया जाता है? सीमित मात्रा में। यहाँ से आपको बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका आप याद रखिएगा। ठीक है? और जो कोयला का होता है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है ना? और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जो ये आपका जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो होता है, लाइमस्टोन जो है ये सोनभद्र में होता है, और डोलोमाइट भी। लेकिन अगर डोलोमाइट में दूसरा भी याद रखिएगा, डोलोमाइट जो होता है ना ये सोनभद्र और मिर्जापुर, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है? यूपी के दोनों जिलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है ना, इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इसका गलियारा कहाँ पे मिलता है? कानपुर में मिलता है, झांसी में, लखनऊ में, या फिर वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में मिलता है। ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है? तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है इसकी लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर। ठीक है? 4000 किलोमीटर। ठीक है?
और जो है इसका मार्ग अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये उत्तर से दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? जैसे कि अगर ये जो है आपका, ये होता है आपका नॉर्थ होता है, ठीक है ना? और ये होता है आपका साउथ, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो इसका मार्ग अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर में क्या है यहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे आपका क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है? तो जम्मू के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है पूर्व पश्चिम गलियारा, दूसरा याद रखिएगा पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? 3,300 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 3,300 किलोमीटर, ठीक है? तो ये हो गया आपके पूर्व और पश्चिम का गलियारा बोल रहे, ठीक है ना? ये हो गया वेस्ट और ईस्ट, ठीक है? तो इसकी लंबाई हो गई 3,300 किलोमीटर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये सिलचर से पोरबंदर तक है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ, ठीक है? ये लंबाई हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको मार्ग लिखा रही हूँ, ठीक है? तो इसका मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर से पोरबंदर तक, सिलचर से पोरबंदर तक। तो सिलचर आपका कहाँ पड़ता है? तो सिलचर आपका पड़ता है असम में, और पोरबंदर आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है? और यही जो तो है ना, ये जो 2 है, आपका जो गुजरात है, जो कि असम और गुजरात और श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये दोनों मिलता है ना, जैसे कि ये जो है, ये दोनों कहाँ पे मिलता है? तो याद रखिएगा ये यूपी के झांसी में मिलता है, ठीक है? ये दोनों गलियारा, ठीक है? तो वही पूछा जाता है कि ये दोनों गलियारा कहाँ पे मिलता है? तो यही दोनों गलियारा जो है ना, ये यूपी के झांसी में मिलता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बरेली होगा, सहारनपुर होगा, मुरादाबाद या फिर मिर्जापुर। तो ये हो जाएगा बरेली, ठीक है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरेली में याद रखिएगा ये जो है दिया सिलाई का बहुत जो उद्योग जो है ना यहाँ पे प्रमुख केंद्र है यहाँ का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो दिया सिलाई उद्योग है, इसकी सबसे पहले स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो है सबसे पहले जो दिया सिलाई निर्माण की शुरुआत हुई थी 1895 ईस्वी। निर्माण, ठीक है? तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो हुआ था 1895 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी, और कहाँ? अहमदाबाद में शुरुआत हुई थी, ठीक है? 1895 में, और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद जो है 1909 में जो है कलकत्ता में दूसरा कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है? तो दूसरा कारखाना कब स्थापित हुआ था? ठीक है? तो दूसरा कारखाना जो हुआ था वो हुआ था 1909 में, 1909 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को जो है, ये जो है आपके पीतल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ब्रास सिटी कहा जाता है इसे, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ सहारनपुर, तो सहारनपुर जो है याद रखिएगा ये जो है ना आपके लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? तो लकड़ी की लकड़ी, लकड़ी की नक्काशी यहाँ पे होती है, ठीक है? नक्काशी,
नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाते हैं मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जो है ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये कालीन उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आगरा, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या फिर वाराणसी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण, ठीक है, बुलंद दरवाजा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो मुगल शासक था अकबर, उसने करवाया था, ठीक है। तीसरा मुगल शासक था, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं और तीसरा अकबर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका निर्माण जो था वो कब से कब तक हुआ था, तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था 1601 से 1602 ईस्वी के बीच, ठीक है ना। 1602 ईस्वी लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अकबर ने जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, सबसे अधिक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस स्मृति में बनाया गया था, तो गुजरात विजय की स्मृति में, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर गुजरात स्मृति में कौन से किस स्मारक का निर्माण करवाया था, तो बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो याद रखिएगा गुजरात विजय की स्मृति में, स्मृति में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे इसकी ये जो दरवाजा है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो इस दरवाजे की ऊंचाई है और लगभग जो है 53.63 मीटर है, ठीक है। लगभग 53.63 मीटर, ठीक है, ये है ऊंचाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है लगभग 35 मीटर। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो किस चीज से हुआ था, तो इसके निर्माण सामग्री, सामग्री, ठीक है। तो इसका निर्माण सामग्री क्या है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इतना पॉइंट याद रखना है, और ये जो दरवाजा है ना ये जामा मस्जिद की ओर खुलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो लोहा एवं इस्पात हो जाएगा, या फिर जो है आपका पटसन, चमड़ा या फिर चीनी। अब यहाँ पे परंपरागत उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो चीनी से भी ज्यादा ये है चमड़ा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा चमड़ा उद्योग जो है याद रखिएगा ये कानपुर में है, ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। कानपुर को क्या कहा जाता है? लेदर सिटी, लेदर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है।
और याद रखिएगा यहाँ पे से जो है ना बहुत ज़्यादा वो निर्यात भी होता है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा। ऐसे तो चमड़ा का अगर मैं बात करूँ उद्योग तो कानपुर में भी है, आगरा में भी है, उन्नाव में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना ये सबसे ज़्यादा केंद्रित कानपुर में है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो है ना याद रखिएगा ये चमड़ा निर्माण और निर्यात जो होता है वो यहीं से होता है, ठीक है ना? इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये एक भारी उद्योग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि और कौन-कौन सा है तो जैसे कि चीनी उद्योग भी है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कालीन उद्योग हो गया, कालीन उद्योग हो गया, ठीक है ना? ये भी यूपी का परंपरागत उद्योग है, ठीक है? इसे कारपेट सिटी कहा जाता है किसे? ये जो है ना मिर्ज़ापुर जो कि मैं अभी लिखाई भी हूँ कि मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा जो है ये मिर्ज़ापुर जो है ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? मिर्ज़ापुर। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कालीन उद्योग, रेशम और जरी का उद्योग। ये भी उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, रेशम रेशम व जरी उद्योग। रेशम व जरी उद्योग, ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तो वाराणसी, ठीक है ना? वाराणसी में जो है रेशम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम होता है, ठीक है? वाराणसी। इसके बाद और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है पीतल उद्योग। तो पीतल उद्योग के लिए मैंने आपको बताया है, ये भी मैं लिखा चुकी हूँ। पीतल उद्योग के लिए क्या है? मुरादाबाद। मुरादाबाद, ठीक है। इसके बाद ताले उद्योग के लिए तो ताले उद्योग के लिए यूपी का कौन सा प्रसिद्ध है जिला ताला उद्योग के लिए? तो अलीगढ़। अलीगढ़, ठीक है ना? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली को तत्व के अवसर पर लाठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है लाठमार होली का। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है कहाँ हो जाएगा? ये बरसाना में, ठीक है ना? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लठमार होली इसे क्यों कहा गया? पिक्चर में देख सकते हैं इसमें लाठी मार है ना, तो लठमार होली। तो ये जो है तो इसके पीछे भी एक कहानी है, जैसे कि ये कहानी ये है कि जो कृष्ण थे ना वो बरसाना में राधा और उनकी सहेलियों पे जो रंग डालते थे, तो उन्हें क्या करती थी, उन्हें जो गोपियां थी ना वो लाठी से मारकर भगा देती थी, ठीक है ना? और तो इसी वजह से इसे लठमार होली कहा जाता है, ठीक है ना? जो कि ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बरसाना में भी मनाई जाती है और याद रखिएगा और कहाँ मनाई जाती है? नंदगांव में, ठीक है। तो बरसाना और नंदगांव अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मनाया जाता है ये शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाई जाती है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये जो ये लठमार होली है ये कब मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, शुक्ल पक्ष की 9वीं 9वीं तिथि को मनाई जाती है। ठीक है। जैसे कि 8-9 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना 40 दिन तक ये जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए थे वो कब किए गए थे? तो याद रखिएगा ये किया गया था 7 दिसंबर 1947 को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 दिसंबर, देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? प्रांतों का जो हुआ था ना वो पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का जो है ना नाम पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था, यानी कि जो है क्या था इसका जो नाम बदल कर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत।
संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये है ना, ये किस एक्ट के तहत, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो है गवर्नर द्वारा जनरल द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1947, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हाथी, शेर, बारहसिंगा या फिर गैंडा। तो बारहसिंगा जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बारहसिंगा जो है ना, याद रखिएगा, ये 12 सिंग वाला होता है, इसलिए इसे बारहसिंगा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और ये जो है ना आपका, ये बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, वहां पाई जाती है। दुधवा नेशनल पार्क पाई जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये एक जो है ना संकटग्रस्त प्रजाति है, इसको बचाने के लिए ही इसे रखा गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये है दुर्लभ दुर्लभ और संकट प्रजाति है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको लिखाती हूँ उत्तर प्रदेश के जैसे कि राजकीय पशु हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखाती हूँ उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है पक्षी कौन सा है, ठीक है। पुष्प कौन सा हो गया। तो पहले इस तीनों को क्लियर करते हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक है। इसके बाद पक्षी की अगर मैं बात करूँ तो है सारस। पुष्प की अगर मैं बात करूँ तो कौन है? तो पुष्प है पलाश, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है खेल की अगर मैं बात करूँ तो यूपी का जो है राजकीय खेल कौन सा हो गया? तो यूपी का राजकीय खेल है हॉकी, ठीक है ना। क्या है? हॉकी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है और कौन सा हो गया? अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है? तो राजकीय मछली जो है ना वो है चीतल, ठीक है। वो क्या है? राजकीय मछली है चीतल, जो कि बहुत चमकीली होती है, एकदम प्लेन होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि बारहसिंगा, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होता है रूसेवर्स दुआ सेलियाई, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? रूसेवर्स रूसेवर्स ये वी है, ठीक है ना। इसे इरेज करना पड़ेगा। रूसेवर्स, ठीक है। दुआ सेलियाई, ठीक है। दुआ सेलियाई, दुआ सेलियाई, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001 में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इसे शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। जो कि इस ग्रीन परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो राज्य में जो है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, राज्य में हरित
क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और जो है आपका जो नहर-वहर जो होता है ना, इसको मैं मतलब वृक्षारोपण करना, ताकि वो हर एक क्षेत्र में इसका योगदान हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कोयला के बारे में सोनभद्र बोल रहा है, बलुआ पत्थर के बारे में मिर्जापुर बोल रहा है, सिलिका बालू के बारे में इलाहाबाद बोल रहा है, और यूरेनियम के बारे में झांसी बोल रहा है। तो देखिए, सोनभद्र जो है वो अभी मैं लिखाई हूँ कि कोयला के लिए जो है यहाँ कोयला का खदान है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ कोयला मिलता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र। इसके बाद बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर सही है, सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद सही है, यूरेनियम के लिए झांसी सही नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से वो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूरेनियम की खदान जो है याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये झांसी में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये भारत में जो यूरेनियम का खदान है ये झारखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद झारखंड का जो जादूगोड़ा है ना वहाँ है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि झारखंड में भी है, तो कहाँ? तो झारखंड के जादूगोड़ा में, ठीक है। बाकी जो है मिर्ज़ापुर में जो है यहाँ पे आपको उन मतलब उच्च गुणवत्ता वाला जो है आपको यहाँ पे बलुआ पत्थर जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। और सिलिका बालू की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है ना गंगा नदी के किनारे जो है यहाँ पे सिलिका बालू बहुत पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है ये किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 1970, 1975, 1990 या फिर 1992। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि मतलब ये जो योजना है ना, ये उन किसानों को जो है उनकी भूमि की जानकारी मतलब कि एक पासबुक की तरह उपलब्ध कराना, ये उसका उद्योग था, ठीक है ना। किसान बही योजना, इसका जो है क्या था उद्देश्य, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा, किसानों को उनकी भूमि की जानकारी एक पासबुक की तरह उपलब्ध कराना। किसानों को उनकी भूमि की जानकारी एक पासबुक की तरह उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में गणतांत्रिक राज्य भी था और वह था। तो गणतांत्रिक राज्य कौन कौन था? कुशीनगर में मल्ल राज्य, कपिलवस्तु में शाक्य राज्य, ये गिरी में भागा राज्य। तो ये जो है ना उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गणतात्मक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मतलब कि राजतंत्र नहीं होता है, जहाँ पे सभा और संघ शासन करते हैं, उसे गणतंत्रात्मक कहते हैं, ठीक है ना। सभा और संघ रहते हैं, सभा और संघ शासन करते हैं, ठीक है। ये जो याद रखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये सभी जो है तो सबसे पहले कुशीनगर के मल्ल राज्य के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्ल राज्य के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है ना इसकी राजधानी कुशीनगर थी, ठीक है। मल्ल राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर थी, ठीक है। और ये जो है ना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? यूपी के देवरिया जिले में,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये हो गया आपका भागा के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस राज्य के बारे में तो याद रखिएगा इसकी राजधानी थी शम्सू मेरगिरी, ठीक है ना? शम्सू मेरगिरी, ठीक है, इसकी राजधानी थी। इसके बाद याद रखिएगा ये वर्तमान में कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास है, ठीक है। वर्तमान में यूपी के मिर्जापुर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो कपिल वस्तु में जो शाक्य राज है इसके बारे में बात करेंगे। तो शाक्य राज के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है ना वर्तमान में जो है अगर मैं बात करूँ तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है, ठीक है ना? और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। तो ये दोनों थोड़ा वहाँ के पास का है, ठीक है ना? क्योंकि कपिलवस्तु में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था। और बुद्ध जो थे ये बुद्ध कौन से वंश के थे? बुद्ध शाक्य वंश के थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये कहाँ है तो नेपाल के तराई क्षेत्र में वर्तमान में, तराई क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य रहुला का संबंध जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है ना? यहाँ का ये बहुत ही पारंपरिक लोक नृत्य है। और याद रखिएगा ये जो है बुंदेलखंड के अगर मैं और भी इस क्षेत्र के और भी लोक नृत्य की बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है और कौन-कौन सा है, जैसे कि नटुआ नाच, ये भी बुंदेलखंड का ही सबसे प्रसिद्ध है, नटुआ नाच। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा मोनिया नृत्य, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये चरखारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है यहाँ पे तय की गई है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है कितने पे वन भाग होना चाहिए। तो 1/4 भाग होना चाहिए, 1/2, 1/5 या फिर 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/3 भाग पर होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय वन नीति इसको कब ये किया गया था तो याद रखिएगा ये हुआ था देखिए पहली बार इसे निर्धारित किया गया था 1952 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1952 में निर्धारित किया गया था कि 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। तो निर्धारित कब किया गया था? 1952 में। और जो है इसे 1988 में जो है याद रखिएगा दोबारा इसे दोहराया गया था, ठीक है। 1988 में दोहराया गया था। तो ये आप याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो 1/3 पे यानी कि जो है देश के कुल इस पे जो है कितना 1/3 यानी कि 33% पे जो है वन होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से जो है याद रखिएगा कि जो पर्वतीय क्षेत्रों पे कितना, तो यहाँ पे जो है पर्वतीय क्षेत्रों पे कितना होना चाहिए और मैदानी क्षेत्रों पे, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पे जो है 65% क्षेत्रफल पर और जो है आपका मैदानी पे जो है 20 से 25 वन होना चाहिए, ठीक है। अब यूपी की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम करेंगे यूपी के बारे में। तो याद रखिएगा यूपी के कुल भौगोलिक का
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग, ठीक है, कितना है, लगभग है 9.18%, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, तो मछलियां, धनुष, तीर या फिर मोर। तो देखिए इसके राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, तो गाइस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए दो यहाँ पे जो मछली है ना, तो पूछा जाता है कि ये जो है ना किसका प्रतीक है। जैसे यहाँ पे दो मछलियां दर्शाई गई, ठीक है ना, कितनी मछली है, दो मछली है, तो ये किसका है, तो याद रखिएगा ये जो दो मछलियां ना, ये अवध के शासकों का प्रतीक है, अवध के शासकों का प्रतीक। इसके बाद जो धनुष है, तो याद रखिएगा ये भगवान जो राम है उनका प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये जो आप लहरें देख रहे हैं, ब्लैक कलर का जो ये लहर है, ये लहर किसका प्रतीक है, तो ये जो लहर है ना, याद रखिएगा गंगा यमुना संगम का प्रतीक है, ठीक है ना, गंगा यमुना संगम का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो है ना उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा कृषि राज्य है। यहाँ पे जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो उपजाऊ क्या है, गंगा यमुना का, गंगा यमुना या गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ की जो है फसलें की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा यहाँ की फसलें सबसे ज्यादा है हो गया जैसे गेहूं, गन्ना, गेहूं, गन्ना, आलू, यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में है 15%, ठीक है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में है 9%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई का दर्जा दिया गया है। तो जीआई टैग किसे मिला हुआ है, ऑप्शन ए कह रहा है मथुरा की झांसी क्राफ्ट को, ऑप्शन बी पीलीभीत की बांसुरी को, ऑप्शन डी मेरठ की विगुल को, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि ये जो आपका ये है ना उत्तर प्रदेश, ये 77 जो है जीआई टैग के साथ जो है देश में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो यूपी जो है आपका, उत्तर प्रदेश 77 जीआई, जीआई टैग के साथ देश में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल है, पहला तो ये याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी का, ये आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये मेरठ में है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है मेरठ में तो है, पर किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा ये है आपके हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये पूर्वी सीमा पर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। और इसका जो है इसका खोज हुआ था 1858 से 59 के बीच में, ठीक है। खोज कब हुआ था? 1858 से 59 के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है, 0, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अब उन दोनों का नाम क्या है, तो पहला आपको याद रखना है सुचेता कृपलानी, जो कि जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की ही थी, सुचेता कृपलानी। कृपलानी। और दूसरा नाम आपको किसका याद रखना है, मायावती का। अब देखिए सुचेता कृपलानी के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये इसका जो कार्यकाल था वो 1963 से 1967, ठीक है ना। ये था कार्यकाल, ठीक है। उसका याद रखिएगा ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना ये किससे थी, तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। अब आ जाते हैं मायावती। मायावती के बारे में याद रखिएगा इनका कार्यकाल 4 बार था, कार्यकाल 4 बार, ठीक है। कार्यकाल 4 बार था, यानी कि इसका इनका जो कार्यकाल था वो था तो पहला जो था ना वो 1995 से 1995 तक ही था, ठीक है। यानी कि ये 3 जून 1995 तक जो है ये इनका जो स्टार्ट हुआ था, और शायद अक्टूबर वगैरह तक जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो पहला 1995, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा रही हूँ, तो दूसरा था 1997 से ही 1997, ठीक है। तो दूसरा था 1997 से ही 1997, ठीक है। तीसरा कार्यकाल जो था वो 2002 से 2003, और चौथा जो था वो 2007 से 2012। और ये जो था ना वो ये पूर्ण बहुमत के साथ था, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत के साथ अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 2007 से 2012, पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है ना बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की नेता थी, ठीक है। तो यह इसका जो है ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मायावती जो थी बहुजन समाज पार्टी, समाज पार्टी की थी, ठीक है। यानी कि बीएसपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख गणराज्य थे। तो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख गणराज्य थे, तो टोटल 7 गणराज्य थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 गणराज्य कौन कौन से थे, तो पहला हो गया शाक्य गणराज्य, दूसरा जो था वो भग गणराज्य, ठीक है। तीसरा जो था वो था कालाम,
गणराज्य। चौथा जो था वो था कोलीय गणराज्य। पांचवा जो था वो था मल गणराज्य। छठा जो था वो था ये भी मल गणराज्य था, ठीक है। मल गणराज्य। और सातवां जो था ये था मौर्य गणराज्य। देखिए, ये जो था, जो दो मल गणराज्य है ना, ये था आपके कुशीनगर क्षेत्र, ठीक है ना, कुशीनगर में। और ये जो था आपका मल वाला जो था दूसरा था, ये पावा, देवरिया क्षेत्र में, यानी कि ये था आपके गोरखपुर में और ये था आपके देवरिया क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है, इस औषधीय अनुसंधान का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था 1959 में, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था जैसे कि औषधि और जो सुगंधित पौधे पर जो है ना अनुसंधान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि टोपरा, जहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वह राज्य के किस जनपद में स्थित था। तो जहां से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है वो जो है राज्य के किस जनपद में था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो था आपके सहारनपुर में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये कौन सी लिपि में लिखा था, तो ये ब्राही लिपि में लिखा गया था, ठीक है। ये जो अशोक का शिलालेख था सहारनपुर का, ये कहाँ, तो ब्राही लिपि में लिखा गया था। ब्राही लिपि में लिखा गया था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइज आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।